नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। कुछ पढ़ाई शुरू करी आप लोगों ने अभी तक मुझे पता था आप बड़ी दुविधा की स्थिति में थे अपने एग्जाम्स को लेकर, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर स्थिति है। आप लोग अब बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स हैं और पढ़ाई तो अब आपको शुरू कर ही देनी चाहिए। देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था आपके सिलेबस को, और वो सिलेबस था आपके अपने विषय पॉलिटिकल साइंस, जिसमें जो पेपर हम पढ़ रहे हैं वो है आपका फर्स्ट पेपर, जिसमें हम विश्व के विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला जो है वो है हमारा ब्रिटेन। इतना तो आपको याद होगा, हमारे सिलेबस के जो 3 यूनिट हैं उसमें हमारे 5 देश हैं जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो देश है वो यूनिट 1 में ब्रिटेन है। उसके बाद सेकंड यूनिट में आपका अमेरिका, और थर्ड यूनिट में आपके 3 देश हैं जिसमें चीन शामिल है, जापान है और स्विट्जरलैंड है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं ब्रिटेन की। बिल्कुल आप तैयार हो जाइए, अपने पेपर पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, और साथ में हवाई यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। ब्रिटेन की कुर्सी की पेटी बांधिए और हम यात्रा करने वाले हैं ब्रिटेन की। लेकिन हम पहले देख तो लें, समझ तो लें, जिस ब्रिटेन को हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं। तो जब तक हम प्रश्न के सिनेरियो को नहीं समझेंगे हम उस पर बातचीत कैसे करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे उन प्रश्नों को जो हमारे आज के इस टॉपिक से आए हुए हैं। और देखो बेटा, पहला जो प्रश्न है वो मैग्ना कार्टा से जो यूनिवर्सिटी एग्जाम 2019 में ही पिछले वर्ष ही पूछा गया है। ये 20 शब्दों का प्रश्न है, 20 शब्द हैं इसमें, जिसमें आंसर आपको देने होते हैं। मैग्ना कार्टा से आप क्या समझते हैं? ये एक नया शब्द है जो हो सकता है आपने पहले कभी सुना भी हो, लेकिन इसका हम जिक्र करेंगे। 20 शब्दों में हम इस कंटेंट को कैसे सर्व करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। और एक और प्रश्न है जो आपका है, जो निबंधात्मक प्रश्न है, और देखिए कितने 3 एग्जाम्स में पिछले ये पूछा गया है। और वो प्रश्न है, ब्रिटिश संविधान विकास का परिणाम है ना कि रचना का। समीक्षा कीजिए। ये आपका निबंधात्मक प्रश्न है जो 600 शब्दों में करीब आपको आंसर देना होता है। तो आप सीधा ब्रिटेन के विकास पर या ब्रिटेन के संविधान पर कैसे जा सकते हैं? इससे पहले हमें उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव, विभिन्न परिप्रेक्ष्य समझने होंगे कि ब्रिटेन का संविधान इस तरह का संविधान क्यों है। क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है वहां की सामाजिक स्थिति पर, आर्थिक स्थिति पर और भौगोलिक स्थिति पर। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन एक और प्रश्न बेटा जो आपका नेट में पूछा गया है 2015 में, ये ऑब्जेक्टिव होता है एग्जाम्स, और इसमें भी मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति और जॉन लॉक, ये जो रचनाएं हैं इनसे रिलेटेड कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ब्रिटेन में डेवलप हुआ, उससे रिलेटेड ये प्रश्न है, जिसको हम अभी नहीं सॉल्व कर रहे। जब अभी हमारी क्लास का लेक्चर खत्म होगा, लास्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट आप इसे सॉल्व कर पाएंगे कि इसमें से कौन सा सही जवाब होना चाहिए। ये हमारा तरीका रहेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं आपको सिर्फ एक झलक बताऊंगी। लास्ट में जब हम अपनी क्लास का लेक्चर खत्म कर लेंगे तब हम इसे आराम से सॉल्व करेंगे। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग बिल्कुल तैयार है ब्रिटेन चलने के लिए? देखिए, ये है आपका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य। देखो बेटा, टॉपिक तो है हमारा राजनीतिक व्यवस्था और हम पढ़ रहे हैं भौगोलिक। तो क्या संबंध है इन दोनों के बीच में, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। सीधा सीधा ये हमारे सिलेबस की शुरुआत नहीं है। हम जब भी बड़े प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हमें उस विभिन्न परिप्रेक्ष्य को जानना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जानती हूँ आपने विश्व के सारे संविधान अभी नहीं पढ़े, हमने अभी शुरू भी नहीं किए हैं, लेकिन हमने भारत को तो जाना है। भारत के संविधान को, राज्य व्यवस्था को आपने जीके की दृष्टि से ही सही थोड़ा बहुत आपने उसमें पढ़ा जरूर होगा। भारत देश की यदि हम संविधान की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान क्यों बनाया गया उसे? हम लगभग 190 साल तक ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, और भी पहले हम बहुत सारे देशों के थे उपनिवेश, काफी सारे यहाँ पर वंश रहे, राजवंश रहे, और ऐसे में जो हमारी प्रवृत्ति रही वो एक ऐसी रही कि हम उस गुलामी की मानसिकता में रहे, और हम तभी संचालित हो सकते थे, तभी काम कर सकते थे जब हमें निर्देश मिलते, क्योंकि हम इस तरह की व्यवहार के आदी हो चुके थे, इस तरह के रहने के आदी हो चुके थे। तो इसी वजह से हमारे जो संविधान जब लिखा गया, जब हम आजाद हुए 1947 में, इतने लंबे समय के बाद हमें आजादी मिले, तो हमने संविधान को इतना व्यापक, इतना विस्तृत इसलिए बनाया क्योंकि हर अनुच्छेद में परंतुक जोड़े गए, सारे अपवाद जोड़े गए, हर वो संभावना जोड़ी गई जो भविष्य में भी हो सकती थी, और साथ में हर निर्देश को भी उसमें शामिल किया गया, क्योंकि उसी के अनुसार हमें संचालित होना था। तो इसका मतलब हमारी सामाजिक स्थिति जैसी रही, हमारी आर्थिक स्थिति जैसी रही, हमारा राजनीतिक रूप से अभी सशक्तिकरण हुआ नहीं था।
वैसे भी कैसे हो पाता जब हम इतने लंबे समय तक औपनिवेश रहे, गुलाम रहे, तो ऐसे में राजनीतिक सहभागिता, विकास की तो कोई बात ही नहीं थी। तो ऐसे में संविधान का इतना व्यापक रूप से होना लाजिम था, बिल्कुल वाजिब था, लाजिमी था ऐसा होना। लेकिन जब हम बात ब्रिटेन की कर रहे हैं दोस्तों, और उसी के ठीक विपरीत अगर हम अमेरिका का एग्जाम्पल लें, तो जीके का ये एक आपका प्रश्न है कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कौन सा है। जैसे भारत का सबसे बड़ा है संविधान, ऐसे ही अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है, सिर्फ 7 आर्टिकल, सिर्फ 7 अनुच्छेद वहां पर हैं। वहां ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां की स्थिति ऐसी थी, इस तरह की सामाजिक स्थिति थी जो आज वर्तमान में अमेरिका है। वहां अमेरिका में जब शुरू में वो भी उपनिवेश था, हाँ वो भी उपनिवेश था, वो भी ब्रिटेन का उपनिवेश था, लेकिन बेटा वहां के लोगों की परिस्थितियां अलग थी और वहां उन्होंने बहुत ही 8 या 9 साल के सिर्फ युद्ध के दरमियान अपने आप को विकसित किया और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो ऐसे में जब उन्होंने ये स्वतंत्रता शीघ्रता से हासिल कर ली, और ये आज की बात नहीं है, आज 2020 की बात नहीं कर रहे, अमेरिका में 1776 में वो आजाद हो चुका था और 87 में वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख चुका था। तो ऐसे में वहां पर वो लोगों की परिपक्वता, मैच्योरिटी लेवल अधिक था। वहां पर संविधान को बहुत सीमित रूप में, बहुत संक्षिप्त रूप में बताया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार रहा कि उसकी व्याख्या वो निरंतर करता रहे। तो इसका मतलब वहां का संविधान, शासन प्रणाली, राजनीतिक प्रणाली किस पर डिपेंड करती है कि वहां का भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य कैसा है, इस रूप में ही वो निर्भरता है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान भी, जिसको कि हम अलिखित संविधान कहते हैं, वो ऐसा क्यों है, वहां की शासन प्रणाली ऐसी क्यों है, क्यों वहां पे डेवलपमेंट हुए हैं, ज्यादा क्रांतियां नहीं हुई, ये डिपेंड करता है वहां की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे, जिस पर हम बात करेंगे। और ये होना बहुत ही वाजिब सी बात है। इसलिए हम इस भौगोलिक पर्सपेक्टिव को सबसे पहले जानेंगे कि क्या इसका योगदान है हमारी राजनीतिक व्यवस्था को समझने में। वहां की राजनीतिक, संवैधानिक और प्रशासनिक प्रणाली क्यों वहां के भौगोलिक पृष्ठभूमि से प्रभावित है। जैसे भारत प्रभावित है ब्रिटेन की प्रणाली से, हम कहते हैं ना हमने ब्रिटेन से ये अडॉप्ट किया है। तो क्यों किया है? क्योंकि हम लंबे समय तक ब्रिटेन की ही उस प्रणाली को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि उसका आधिपत्य यहाँ पर था। तो जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है, हमने भी उसी संसदीय प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम इस रूप में इसको सबसे पहले समझेंगे। 3 चित्र आप देख रहे हैं, नक्शे हैं ये। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत बच्चों हम उस बात की करेंगे जहां हमें कंफ्यूजन होता है। और वो कंफ्यूजन क्या होता है कि जब हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं ब्रिटेन शब्द को और कई बार हम बोलते हैं इंग्लैंड, तो क्या डिफरेंस है इनके बीच में? कई बार हम उसके लिए यूनाइटेड किंगडम या यूके शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आप एक नक्शा सामने देख रहे हैं जिसमें एक जगह लिखा हुआ है हमारा इंग्लैंड, एक जगह ग्रेट ब्रिटेन और एक जगह यूनाइटेड किंगडम। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूनाइटेड किंगडम की। इसमें देखिए आपको ये पूरा नक्शा नजर आ रहा है। 4 प्रमुख द्वीप हैं। जो ब्रिटेन, जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, वो एक आयरलैंड है, वो एक टापू है जिसमें 4 छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं वो, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। और यदि आप इसकी सीमा को देखेंगे तो देखिए ये आपका इंग्लैंड है, उसके बाद ये आपका वेल्स है, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ये आपका स्कॉटलैंड है और ये आपका नॉर्दर्न आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड है। इसका मतलब जब हम यूके या यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं उसमें स्थित 4 द्वीपों को, जिसमें इंग्लैंड भी शामिल है, वेल्स भी शामिल है, स्कॉटलैंड भी शामिल है और उत्तरी आयरलैंड भी शामिल है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की, ये ग्रेट ब्रिटेन है, तो इसमें ये आपका उत्तरी आयरलैंड शामिल नहीं होता। उसमें शामिल होते हैं आपके 3 द्वीप, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। ये 3 देश शामिल हो रहे हैं ग्रेट ब्रिटेन में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसके संविधान को हम जान रहे हैं। उत्तरी आयरलैंड को इसमें सम्मिलित करते हुए ये यूनाइटेड किंगडम में परिवर्तित हो जाता है, जो इसका ऑफिशियल स्वरूप है। लेकिन अभी चूंकि जब ब्रिटेन का इतिहास हम पढ़ेंगे, इसके संविधान को हम जानेंगे, तो वो शुरुआत ग्रेट ब्रिटेन से ही होती है। तो इस रूप में इनमें अंतर है। इंग्लैंड को जनरली हम क्यों जानते हैं? ये तो हुआ डिफरेंस यूके और आपके ग्रेट ब्रिटेन के बीच में। हम जनरली इसे इंग्लैंड क्यों कह रहे हैं? देखो बच्चों, इंग्लैंड सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है। जो राजधानी है इसकी लंदन, वो भी यहीं पे स्थित है, जिसकी वजह से कई बार हम इसका पर्याय समझने लगते हैं ब्रिटेन का, जबकि हम ऐसे मान के चलें कि जो इंग्लैंड है वो ब्रिटेन में स्थित एक द्वीप है। इसलिए जब भी हम देश का जिक्र करेंगे तो हम देश का जिक्र करेंगे ब्रिटेन के रूप में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो ये इसका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य था।
अब हम इसमें जानेंगे, देखिए ये भी नक्शा आपके सामने है और विशेष बात है ये इंग्लिश चैनल की, जो आपकी इंग्लैंड और फ्रांस जो दो देश हैं उसके बीच में बनी हुई है। इंग्लिश चैनल चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ द्वीप है ये, अतः इसमें एक शक्तिशाली नौसेना है। अब देखिए इस भूगोल का हमारी इस राजनीतिक व्यवस्था से क्या संबंध है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ टापू देश है। इसकी नौसेना को मजबूत रखना बहुत जरूरी था ताकि इस पर कोई आक्रमण ना हो, और इंग्लिश चैनल के द्वारा यूरोपीय महाद्वीप से इसे अलग कर दिया गया, अतः बाह्य आक्रमणों और क्रांति से ये अछूता था। देखिए इसकी इस भौगोलिक स्थिति के कारण जो भी दूसरे देश के आक्रमण होने वाले थे वो इस पर हो नहीं पाए, ये किसी का उपनिवेश नहीं रहा कभी भी, और इनफैक्ट ये क्रांतियां भी नहीं हुई जो मध्यकाल में यूरोप में क्रांतियां होती थी। इनफैक्ट जैसे भारत में भी क्रांति हुई, इस प्रकार की क्रांतियों से ये दूर रहा, लगभग अछूता रहा, इसका कोई प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ये इंग्लिश चैनल जो था इसे रोके हुए था बाहर के किसी भी आक्रमण और क्रांति से। इसलिए ब्रिटेन में जो भी विकास हुआ, जो भी संविधान हुआ, वो विकास के माध्यम से हुआ। जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं वो एक निर्मित एक समय में बना हुआ संविधान नहीं है, वो एक विकसित संविधान है, और विकसित वहां पे अभिसमय भी हुए हैं, जिसका मैंने सिलेबस के समय जिक्र किया था। अभिसमय मतलब परंपराएं, प्रशासनिक परंपराएं। तो प्रशासनिक परंपराओं का विकास हुआ, वहां पर उनका निर्माण नहीं किया गया, वो स्वतः ही धीरे धीरे विकसित हुई, क्योंकि वहां पर क्रांति नहीं थी। क्रांति के मायने ये होते हैं कि अचानक से रेडिकल आमूलचूल परिवर्तन हो जाना, वो भी तीव्र गति से, बहुत फास्ट परिवर्तन होना, लेकिन ऐसा वहां नहीं हुआ। वहां धीरे धीरे क्रमिक रूप से अपने आप काफी हद तक बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी परंपराएं वहां अपने आप ही उदय होती चली गई। तो ब्रिटेन का जो संविधान आज हम संवैधानिक व्यवस्था को देख रहे हैं वो इस भौगोलिक परिप्रेक्ष्य का भी परिणाम है। चूंकि वो दूसरे देशों से अलग था, तो ऐसे में धीरे धीरे उसने अपनी संस्थाओं को, अपनी परंपराओं को खुद विकसित किया, खुद इवैल्यूएट किया इसको। और लेकिन आज अगर वर्तमान की बात करें तो देखिए दोनों के बीच में ये चैनल टनल है, ये चैनल टनल है जो इसी इंग्लिश चैनल पर बनाई गई है, जो फ्रांस और ब्रिटेन को जोड़ रही है। 1990 ईस्वी में ये बनाई गई और अब ये यूरोप से जुड़ चुकी है, क्योंकि वर्तमान समय में कोई भी देश इस प्रकार से पृथक आइसोलेशन में तो संभव नहीं है। आर्थिक वजह से उसे अपने संबंध बढ़ाने होते हैं, व्यापार के लिए बढ़ाने होते हैं, और पूरे विश्व में जब हम आज बात ग्लोबलाइजेशन की करते हैं, भूमंडलीकरण की करते हैं, तो ये जुड़ाव होना स्वाभाविक है। लेकिन हम तत्कालीन उस परिस्थिति की बात कर रहे थे, अभी हम जाएंगे बिल्कुल इतिहास में। जब हम यहाँ से इसका इतिहास शुरू होता है, 5वीं शताब्दी से शुरू होता है, तो उस वक्त यहाँ पर ये बिल्कुल आइसोलेटेड द्वीप है, बिल्कुल अलग थलग द्वीप है, इसलिए यहाँ पर स्वयं में परंपराएं और संस्थाएं विकसित हुई है। तो इस भौगोलिक परिप्रेक्ष्य के कारण, भौगोलिक पृष्ठभूमि के कारण आज ब्रिटेन का शासन स्वरूप इस प्रकार का है। अब हम देखते हैं आगे। इस भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में ही आपके दो ऐसे फैक्ट जो आपको जानने जरूरी हैं, वो है राजधानी लंदन, ये हम सब जानते हैं, जो इंग्लैंड द्वीप पर स्थित है। इसी वजह से ये इतना महत्वपूर्ण द्वीप है। यहीं पर संसद भवन है जिसे वेस्टमिंस्टर भवन कहा जाता है, और इसी वजह से कई बार हम इसे इंग्लैंड और ब्रिटेन को एक दूसरे का पर्याय या सिनोनिम समझने लगते हैं। और यूनियन जैक, देखिए इसका नाम है यूनियन जैक, जो इसका झंडा कहलाता है। जैसे भारत देश का क्या है झंडा, वो तिरंगा कहला रहा है, ऐसे ही अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ये यूनियन जैक कहलाता है। अब हम आते हैं इसके सोशल पर्सपेक्टिव पर, सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर। अब देखिए आप ब्रिटेन में आप देख रहे होंगे किस तरह से इसकी साम्राज्यवादी नीति रही, और कहा जाता था ब्रिटेन में कभी भी उसका सूरज अस्त नहीं होता, कोई नए तरह का सूरज उदय नहीं हो रहा जो कभी अस्त ही नहीं होगा। इसके मायने ये थे कि ब्रिटेन का साम्राज्य इतना विस्तृत था कि यदि पूर्व में सूरज उदय हो रहा है तो वहां भी उसका साम्राज्य, और जब वो पश्चिम में अस्त हो रहा है तो वहां भी उसका साम्राज्य फैला हुआ है। हर जगह उसका साम्राज्य का विस्तार था। कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी वजह थी उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट, उसका सामाजिक परिप्रेक्ष्य। राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा वहां के लोगों में है, थी, और अब तक ये परंपराओं के रूप में बनी हुई है। आप देखिए वो इतना राष्ट्र के प्रति अभी तक उनका डेडिकेशन है कि विश्व का एक ऐसा देश है ब्रिटेन जिसने विधि का शासन दिया, रूल ऑफ लॉ दिया, जो डाइसी वहां के विद्वान थे। और सोचिए वहां का संविधान इस विधि के शासन की लिखित रूप में व्यवस्था नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो मान्य है, ना सिर्फ ब्रिटेन में मान्य है, पूरे विश्व में मान्य है।
तो ऐसे में वो रूल को, राष्ट्र को बहुत फॉलो करने वाले हैं। लिखित ना होते हुए भी, लिखा हुआ नहीं है उसके बावजूद भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये उनके सोशल, कुछ सामाजिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। उसी प्रकार से इनकी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति रही, साम्राज्य को विस्तार करने की प्रवृत्ति रही। इसलिए जब ये भारत देश में भी व्यापारिक कंपनी बनकर आए तो इन्होंने लगा कि यहाँ की स्थिति में इस पर साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है, और बहुत ही जल्दी आने के बाद इन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही लगभग पूरे विश्व के काफी सारे देशों पर इसका अधिकार रहा। वो अमेरिका जिसको आज हम इतने शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जानते हैं, उस अमेरिका पर भी ब्रिटेन का औपनिवेश था। हम अमेरिका के समय में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम अमेरिका का संविधान पढ़ेंगे। रूढ़िवादी, यस, ये ब्रिटेन के लोगों की, ये इसकी वहां की सोसाइटी की एक सोच है कि वो बहुत परंपरावादी हैं, वो बहुत ट्रेडिशनल हैं, बहुत रूढ़िवादी है। अतः वहां कभी भी हिंसात्मक आंदोलन या क्रांति नहीं हुई। मैंने देखो जिक्र किया था, क्रांति या हिंसा का यहाँ सहारा नहीं लिया गया। वो बहुत परंपरावादी रहे। अगर वहां पर कोई परिवर्तन की गुंजाइश रहती है तो वो अपने आप परिवर्तन होते हैं। कभी कोई तीव्र परिवर्तन नहीं रहे, आक्रामक नहीं हुए, और वो बहुत ही परंपरावादी हैं। तो सोचिए वहां पर आज भी जो सम्राट और साम्राज्ञी का पद है, महारानी एलिजाबेथ, ब्रिटेन, अगर कहीं पर भी उसमें थोड़ी सी भी हलचल होती है वहां परिवार में, इनफैक्ट उनकी फैमिली में भी, मैटर में भी कोई ऐसा होता है, जैसे कि अगर राजकुमार का विवाह है, उनके यहाँ संतान होती है, या छोटे राजकुमार अभी वहां से उन्होंने अपने आप को अलग किया राजवंश से, तो लगभग 10 से 12 दिनों तक पूरे विश्व के मीडिया में वो खबरें छाई रहती हैं। इसका मतलब जब पूरा विश्व लोकतंत्र को अपना रहा है, नो डाउट ब्रिटेन में भी लोकतंत्र है, लेकिन कुछ जिस तरह का लोकतंत्र है उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वहां सम्राट का इतना प्रभुत्व है। भले ही वो शक्ति नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, कुछ नहीं है, रबर की मोहर के समान है, गोल्डन जीरो है वो, सिर्फ उसके पास कोई पावर्स नहीं है अगर हम कानून की बात करें, लेकिन उसका प्रभाव बहुत है, लेकिन उसकी गरिमा बहुत है। लोग उसमें बहुत विश्वास रखते हैं, वो बहुत परंपरावादी हैं। जिस भरोसे, विश्वास के साथ उन्होंने राजपद का उदय किया था, राजा के पद को गठित किया था, आज भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं। और ब्रिटेन के लोग अभी भी, जब पिछले 2 वर्ष पहले वहां पर सिर्फ ब्रिटेन ने ये एक बार, महारानी ने ये कहा था कि यहाँ पर स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड को लेकर क्या होना चाहिए, क्या इसको पृथक पृथक हो जाना चाहिए, ऐसा कोई बातचीत वहां आई थी। सिर्फ महारानी ने ये कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे पूरे विश्व में अपने पूरे देश को एक बने रहना चाहिए। तो लोगों ने उनकी बातों को स्वीकार किया, और आज कहीं पर भी उसके विभक्तिकरण की कहीं कोई बातचीत नहीं है। तो उसका प्रभाव लोगों पे है। क्यों? क्योंकि वो इस परंपरावादी मान्यताओं से जुड़े हुए हैं, वो अगाध विश्वास रखते हैं अपने सम्राट पद में। और परिवर्तन जितने भी हुए वहां पर वो क्रांतिकारी नहीं, अपितु विकासात्मक। ब्रिटेन का जो संविधान आज हमें दिखाई दे रहा है, वो हम विश्व का उस तरह का संविधान मानते हैं, बहुत अलहदा किस्म का संविधान है, कि वो एक विकसित हुआ संविधान है, बनाया हुआ संविधान नहीं है। क्योंकि यहाँ जो भी चेंजेस होते रहे समय के अनुसार, परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, उसने वहां एकदम से रेडिकल या आमूलचूल परिवर्तन नहीं लेकर आया, बल्कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकसित हुए। क्योंकि वहां के लोगों की साइकोलॉजी, वहां की सोसाइटी इस रूप में थी कि वो अपनी उन परंपराओं में विश्वास करने में आज भी निष्ठा रखते हैं। इस रूप में ये है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव की, आर्थिक परिप्रेक्ष्य ने किस प्रकार ब्रिटेन को इस तरह से उसके सांविधानिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाया, तो देखिए, अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, औद्योगिक क्रांति की, जो वहां से प्रणेता है ब्रिटेन, औद्योगिकीकरण का यहाँ पर प्रारंभ हुआ, बहुत सारे उद्योग धंधे विकसित हुए, फिर वो पूरे विश्व में छाने लगे, उसका विस्तार होने लगा। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा? जब भी हम औद्योगिकीकरण की बात करते हैं, इसका मतलब उद्योगों का बहुत अधिक विकास हो रहा है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? 2 प्रकार के वर्ग समाज में बन जाते हैं, एक तो होता है पूंजीपति और दूसरा होता है श्रमिक वर्ग। अब ये क्यों 2 वर्ग? एक वो व्यक्ति जिसे इंडस्ट्रीज लगाने के पास, जिसके पास पैसा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, वो पूंजीपति वर्ग है, जिसने वो इंडस्ट्री खड़ी की है। और दूसरा, उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसमें काम करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए उसे जरूरत होती है श्रमिकी की, लेबर की, मजदूर लोगों की जरूरत होती है। तो ऐसे में सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप होने लगती है कि एक वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज है, संसाधन है अधिक मात्रा में, पूंजी है जिनके पास, और दूसरे वो लोग जो उनको सर्व कर रहे हैं, जो अपना काम वहां कर रहे हैं, और वो है श्रमिक वर्ग। तो ऐसे में 2 वर्गों का वहां पर निर्माण हो जाता है। और लेकिन
एक ब्रिटेन की समस्या ये है, ब्रिटेन की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है। प्राकृतिक रूप से जो संसाधन होने चाहिए किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, वहां पर ये रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन कम है। तो ऐसे में उसे कहीं से तो कच्चा माल चाहिएगा। आप देखिए, इंडस्ट्रीज तो बना रहे हैं, लेकिन जब तक उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे वो इस इंडस्ट्रीज में बनाएंगे क्या? वहाँ प्रोडक्शन के लिए तो उन्हें रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए। इसलिए कच्चे माल की खोज करने के लिए और निर्मित मालों की खपत करने के लिए उन्हें बाजार की आवश्यकता होती है, और बाजार की आवश्यकता हुई उन्हें, इसलिए उन्होंने अपने द्वीप से बाहर निकलना शुरू किया, विश्व के दूसरे देशों में जाना शुरू किया, और उन्हें लगा कि यहाँ पर रिसोर्सेज, देखिए भारत बहुत रिच रिसोर्सेज के साथ है, कच्चा माल या प्राकृतिक संसाधन यहाँ बहुत अधिक मात्रा में रहे। उन्हें लगा ये हमारा अच्छा हो सकता है, यहाँ से हम उसका दोहन कर सकते हैं। साथ में उसने अपना प्रोडक्ट जो उन्होंने बना लिया, जो उन्होंने अपना मैन्युफैक्चर कर लिया, उसको भी तो सेल करना है, उसको भी तो बेचना है। तो उसको बेचने के लिए भी उसे मार्केट की या बाजार की जरूरत होगी। तो ऐसे में ये जो उसका आर्थिक परिप्रेक्ष्य है, वैसे में उसको साम्राज्यवाद की ओर प्रोत्साहित करता है, और वो साम्राज्यवाद की ओर प्रोत्साहन फिर से उसके संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। अब देखो, ये पूंजीपति और श्रमिक वर्ग जो हैं, आज भी अगर हम बात करते हैं, वहां पर दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज इसके द्वारा डेवलप की गई हैं। एक तो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं और एक लेबर पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे पर्सपेक्टिव वर्तमान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव डाल रहे हैं। तो वहां की इकोनॉमिक कंडीशन ने, आर्थिक परिस्थिति ने साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपना विस्तार किया और अपने उस नीति को, जो साम्राज्यवादी नीति को, इसको वर्तमान की संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ा। आज भी ब्रिटेन ने एक कॉमनवेल्थ नाम का जो अपना इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, आप जानते होंगे, विश्व के परिदृश्य में जीके के हिसाब से जिसे हम राष्ट्रमंडल कहते हैं, वो इस रूप में तो नहीं है कि हम कह सके कि वहां पर वो सब उपनिवेश शामिल है, लेकिन जो कभी ब्रिटेन के प्रभाव में थे, ब्रिटेन की कॉलोनी रहे थे, वो आज सारे देश आज भी उस यूनियन में शामिल हैं। इसका मतलब ये प्रवृत्ति तो अभी भी उसमें मौजूद है, इस रूप में है। आगे देखते हैं, हम प्रश्नों की बात कर ले हम, क्योंकि हमने अब तक जो स्लाइड्स पढ़ी हैं, जिससे रिलेटेड हमारे क्या प्रश्न हमें पढ़ने चाहिए जिससे हमारा रिवीजन हो जाए। ये हम जानते हैं हमारे एग्जाम्स में अभ्यास प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में है, ताकि एक रिवीजन हो जाए। ग्रेट ब्रिटेन की हम बात करते हैं, तो आप बताइए उसमें सम्मिलित द्वीप नहीं है, नहीं पर बात है। उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, अभी हमने बात करी थी। ग्रेट ब्रिटेन में कौन सा ऐसा द्वीप है जो सम्मिलित नहीं है, और वो है उत्तरी आयरलैंड। ये तीनों द्वीप स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिलकर बना रहे हैं हमारा ब्रिटेन, जिसको कि हम पढ़ रहे हैं। और यदि हम चारों द्वीपों की बात कर लें, तो ये चारों द्वीप मिलाकर बन रहा है हमारा यूनाइटेड किंगडम या यूके, जिसको हम कह रहे हैं। तो लेकिन हमारा जो सिलेबस का पार्ट है, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन का संविधान। आगे देखते हैं, इंग्लिश चैनल किस किस देश को पृथक करती है? हाँ जी, ये एक चैनल थी जिस पर एक चैनल टनल भी बनी थी 1990 में। ये कौन सा है जो किस किस देश को पृथक कर रहा है? ये इंग्लिश चैनल, और ये कर रहा है इंग्लैंड और फ्रांस को अलग अलग कर रहा है, उसके नजदीकी है। और दोनों को जोड़ने का काम भी वर्तमान में ये इंग्लिश चैनल पे बनी हुई टनल ही कर रही है। ब्रिटेन के साम्राज्यवाद हेतु एक उत्तरदायी कारक है, जी बताइए। सामान्य मानसिक प्रवृत्ति, बाजार की उन्हें आवश्यकता थी, कच्चे माल की खोज थी, या उपयुक्त सभी? बताइए कौन से कारण होना चाहिए? कोई एक कारण तो नहीं होता है, सभी कारण इसमें शामिल हैं। सभी, देखो, सामान्य मानसिक प्रवृत्ति जो उनकी सामाजिक स्थिति को बताती है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। व्यापार करने के लिए तो और भी बहुत सारे देश हमारे देश में आए थे, ऐसा नहीं है। वहां पर डच भी आए थे जो हॉलैंड के लोग हैं, फ्रांस भी आए थे, लेकिन उन्होंने इतना साम्राज्य विस्तार नहीं किया जितना इंग्लैंड ने किया। जरूरत तो उन्हें भी थी, उन्हें भी कच्चे माल की जरूरत थी, उन्हें भी बाजार की जरूरत थी, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ की सामान्य मानसिक प्रवृत्ति, जैसा मैंने कहा था, साम्राज्यवादी रही है, अपने राष्ट्र को ज्यादा बढ़ाने की रही है। इसी वजह से यहाँ पर साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ और वर्तमान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इससे प्रभावित है। अब हम बात करते हैं अंतिम बात अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की। देखो बच्चों, क्या पढ़ा हमने? इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को जाना, हमने इसके इकोनॉमिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य को जाना, और हमने इनके सामाजिक मानसिक परिवर्तित स्थितियों को समझा। अब हम जानेंगे ब्रिटेन के उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को। इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैंने बात करी है, जहां से अपने प्रश्न भी आए हैं, और इनको लेने का मकसद क्या है, ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्यों है, इसको हम अभी अगली स्लाइड में जानेंगे। देखो, शुरुआत करते हैं सबसे पहले एल्फ्रेड महान, जो वहां का शासक था 849 से 901 ईस्वी तक।
ये वो व्यक्ति था एल्फ्रेड महान, इसे कहा गया। इसने 7 कबीलों को, छोटे छोटे कबीले होते थे, हम जानते हैं, आप इतनी नॉलेज है आपके पास कि पहले जो हमारा विश्व था वो छोटे छोटे कबीलों में, लगभग हर देश उनमें बटे हुए थे। तो उन्होंने 7 कबीलों को मिलाकर एक राज्य की स्थापना करी, राज्य की। और राज्य के लिए उसे जरूरत थी अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने की, और राजपद की स्थापना करी। राजा का एक पद होगा, यहां से शुरुआत होती है राजपद की, जब राजा के पद का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि एल्फ्रेड ने किया। और आज सन 2020 तक भी यह राजपद चला आ रहा है। ये उसी सामाजिक सोच की ओर है जो ये कहता है कि हम रूढ़िवादी हैं और जो हम परंपराओं में विश्वास करते हैं, हम क्रांति में विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ एक क्रमिक विकास और धीरे धीरे परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। ये इस सोच का परिणाम है। आगे देखें, अंग्रेजी संवैधानिक व्यवस्था का वर्तमान तक ये केंद्र बिंदु बना हुआ है राजपद। इनफैक्ट जब हम ब्रिटेन को पढ़ते हैं तो बाकायदा आपका बड़ा प्रश्न आता है, या फिर उसमें पूछा जाता है ब्रिटेन के सम्राट और राजमुकुट के बारे में। अब सोचो, एक ऐसा पद है जो गोल्डन जीरो है, जिसके पास कोई शक्तियां नहीं है, फिर भी हम उसको इतना डिटेल से पढ़ते हैं कि किस प्रकार वो उदय हुआ, क्या वर्तमान में उसकी स्थिति है, क्या उसका प्रभाव है। तो ये पढ़ने का विशेष कारण भी यही है, अध्ययन का कारण भी यही है, क्यों ये संविधान की अंग्रेजी संविधान हम ब्रिटेन के संविधान को कहते हैं। हाँ, एक बात और, अंग्रेज हम किसी को भी कह देते हैं। हम सामान्य सोचते क्या है, जो भारत का नहीं है, जो विदेशी व्यक्ति है, बेटा वो हो गया हमारा अंग्रेज। ऐसा नहीं है। अंग्रेज जो कि यहाँ का ब्रिटेन का निवासी है। तो जो अंग्रेजी संवैधानिक व्यवस्था है, जो ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था है, उसका केंद्र बिंदु है ये सम्राट, जो तब से लेकर आज तक चला आ रहा है। लेकिन तब जो था वो हॉब्स के निरंकुश राजा की तरह था। हॉब्स एक आपके राजनीतिक विचारक रहे हैं जो कहते थे कि राजा जो है वो निरंकुश रूप में होना चाहिए। अब निरंकुश रूप में क्यों कहा गया? चूंकि राज्य का देखो 7 कबीले हैं ना, सिर्फ 7 ही कबीले नहीं होंगे, और भी कबीले होंगे। वो कबीले आकर उन पर आक्रमण कर देंगे। उसे अपनी सीमा की रक्षा करनी है, उस राज्य की रक्षा करनी है, उसे निरंकुश रूप धारण करना पड़ेगा अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए। वही न्याय का स्रोत है, वही धर्म का स्रोत माना गया, वही अपनी सीमाओं की या राज्य की रक्षा के लिए कानून का, संविधान का सभी स्रोत, सब कुछ राजा में ही समाहित माना गया। इसलिए उसकी कल्पना की गई कि वो एक निरंकुश राजा के रूप में होगा। हालांकि एक समिति, एक परामर्श देने के लिए समिति उसके साथ रहा करती थी। तो यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक रूप है वो उदय कर रहा है राजा के पद को, जो आज भी वर्तमान में भी ब्रिटेन के संविधान का केंद्र बिंदु है, वहां का सम्राट और राजमुकुट का पद। और इसके बाद हम बात करें मैग्ना कार्टा ज्वाइनदित्ते की। ये वो पहली बात है। मैंने कहा था मैं 2 बातों का जिक्र करूंगी। देखो, बहुत ऐसे समय आए ब्रिटेन में जब वहां भी हिंसा हो सकती थी, जब वहां भी क्रांति हो सकती थी। ये परिस्थितियां बन गई वहां पे क्रांति के लिए, लेकिन वहां तब भी क्रांति नहीं हुई। जब वहां पर क्रांति की संभावनाएं बनी, ऐसे 2 महत्वपूर्ण क्षण आए जब क्रांतियों की संभावना थी। एक तो था यहाँ पर मैग्ना कार्टा की बात कर रहे हैं, जब हम 1215, जब यहाँ पर जो नॉर्मन वंश का राजा था ज्वाइनदित्ते, इसका जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये वो राजा था जो उस वंश के समय में अत्यंत निर्दयी और क्रूर राजा था, जो बहुत ही निरंकुश रूप में आ गया था। जो भी लोग, उसने अपने राजा को, अपने प्रदेश को छोटी छोटी इकाइयों में बांटा। अनडाउटफुली किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए उसे छोटी यूनिट्स में बांटना ही पड़ता है। तो उस छोटी इकाइयों के जो हेड्स थे वो बैरन थे। तो बैरन लोगों को जो भी उसका विरोध करता था वो उनसे कोई परामर्श नहीं लेता था, उनका जो भी विरोध करता था उसको पकड़कर वो जेल में डाल देता था। तो ऐसी स्थिति इस व्यक्ति की रही। इस वंश का सबसे क्रूर राजा ये माना जाता था। तो अब सोचो, ये परिस्थिति थी कि जब एक राजा इतना क्रूर है और जबकि उसके साथ में उसके सबॉर्डिनेट्स जो हैं, काम करने वाले जो अधिकारी हैं, जिसको कि बैरन्स कहा गया, उनका कोई एडवाइस नहीं ली जा रही, तो क्रांति का माहौल हो सकता था, गृह युद्ध की स्थिति हो सकती थी कि वो लोग विरोध करते राजा को और राजा को पद से हटा देते। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। राजतंत्र में हम जानते हैं, यदि राजा को लगता है या राजा के अधिकारियों को लगता है तो वो उस राजा को पद से हटा देते हैं, कोई नया राजा बन जाता है। ऐसी स्थिति भी वहां पर आ गई थी, लेकिन उस वक्त भी वहां पर वो क्रांति या हिंसा नहीं हुई थी। क्या हुआ था ये हम देखते हैं। देखिए, बैरन जो थे, जिसका मैंने जिक्र किया, उन लोगों का काफी विरोध रहा और उनके विरोध के कारण हिंसा की स्थिति नहीं हुई। 12 जून 1215 को रेनीमेड नामक एक स्थान है ब्रिटेन में, जो स्थान है वहां पर एक प्रपत्र द्वारा, एक परफॉर्मे द्वारा उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। बैरन ने जो मांगे पेश की थी कि भाई हमें भी शामिल किया जाना चाहिए, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें हमारा एडवाइस ली जानी चाहिए, हमसे अनुमोदन की आवश्यकता है। तो उन मांगों को एक्सेप्ट कर लिया गया।
कर लगाने का अधिकार बैरनों की समिति की स्वीकृति से कर लिया गया। गृह युद्ध भी नहीं छिड़ पाने की स्थिति थी। ऐसे में उन बैरन लोगों ने जो भी एक प्रपत्र, जो एक मांग राजा के सामने रखी, उस राजा के सामने रखी जो बहुत क्रूर राजा था। राजा भी परिवर्तित उस परिस्थिति को समझने लगा था, सोच को समझने लगा था कि सारे जो बैरन लोग हैं वो एक इकट्ठे हो चुके हैं और अब ये मेरा विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो मुझे राजगद्दी त्यागनी पड़ जाए। तो उससे पहले कि उसे त्यागनी पड़ती या फिर त्यागनी पड़ने से पहले हो सकता है उसको हिंसा के द्वारा समाप्त भी कर दिया जाता, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं आई और राजा ने स्वयं एक्सेप्ट कर लिया और उसने ये 15 जून को ये प्रपत्र जारी कर दिया, ये मांग स्वीकार कर ली। इसे ही मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा गया। अब देखिए मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है बेटा, लैटिन भाषा। पहले अंग्रेजी भाषा नहीं, लैटिन भाषा ही थी, जिसमें दो शब्द है मैग्ना और कार्टा। ये जो मैग्ना है इसका मतलब होता है ग्रेट, महान, और जो कार्टा है इसका मतलब होता है चार्टर यानी कि अधिकार पत्र, यानी कि वो एक महान अधिकार पत्र था जिसको स्वीकार कर लिया गया। ये विश्व में प्रतीक बन गया है अधिकार का। अब यहाँ कोई कंफ्यूजन मत रखना, देखो अधिकार पत्र तो है लेकिन जनता को कोई अधिकार नहीं है। ये ना सोचो कि इस अधिकार पत्र के द्वारा वहां की जनता को भी अधिकार मिल गए। नो, जनता को कोई अधिकार नहीं मिले। जो भी अधिकार मिले वो इन बैरन जो कि उसके अधिकारी होते थे उनको प्राप्त हुए, उन अधिकारियों को। लेकिन ये एक प्रतीक है कि यहाँ पर इनकी मांगों को स्वीकार करते हुए उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए गए। तो मैग्ना कार्टा इज अ सिंबल ऑफ राइट्स। अब वो यहाँ से प्रतीक बन चुका है और आज भी, अब हम जीके पर आते हैं बेटा अपने, आज भी जब हम मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक प्रतीक बन चुका है। 1882 में हम भारत की बात कर रहे हैं। लॉर्ड रिपन भारत में स्थानीय प्रशासन को डेवलप करने के लिए एक पत्र लेकर आए, एक प्रस्ताव लेकर आए, उसे कहा गया मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय प्रशासन का मैग्ना कार्टा उसे कहा गया। और वो मैग्ना कार्टा शब्द हमने यहीं से लिया है। इसका मतलब जब भारत देश था गुलाम, उस वक्त भी वहां पर स्थानीय प्रशासन यानी कुछ स्थानीय स्तर पर जनता के प्रतिनिधि होनी चाहिए। इस मांगों को एक्सेप्ट कर लिया गया, इस प्रस्ताव को लेकर आए तो वहां पर उस प्रस्ताव को कह दिया गया मैग्ना कार्टा। उसी प्रकार अगर हम बात यूएनओ की कर रहे हैं विश्व के स्तर पर, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जब वहां के अधिकार पत्र जारी किए गए 10 दिसंबर को, जो वहां के अधिकार पत्र जारी करने की तारीख थी, तो उसको भी मैग्ना कार्टा कहा गया। इसका मतलब ये एक प्रतीक बन चुका। जब भी हम किसी अधिकार को जारी करने की बात करते हैं, चाहे वो लोगों के लिए हो, अब तो वर्तमान में लोगों के लिए ही है, तो उसे हम मैग्ना कार्टा कह रहे हैं। इस रूप में ये आपका ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, मैंने पहली स्लाइड में आपको दिखाया था, इस पर रिलेटेड प्रश्न भी आपका आया हुआ है। मैग्ना कार्टा 20 शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है और बहुत सारे एग्जाम नेट का भी हमने जिक्र किया जिसमें मैग्ना कार्टा का जिक्र था, तो ये प्रश्न हमसे पूछ लिया जाता है। ये तो अब आपको इसको कैसे डिफाइन करना है, सारे कीवर्ड्स आपके सामने है। मैग्ना कार्टा क्या है? 15 जून 1215 को रेनीमेड में जारी प्रपत्र जिसमें मांगे स्वीकार कर ली गई। और क्या थी वो मांग? कर लगाने का अधिकार बैरनों की समिति की स्वीकृति से किया जाएगा। जॉन द्वितीय द्वारा जारी किया गया था और जिसे महान अधिकार पत्र और ब्रिटिश संविधान की बाइबिल कहा जाता है। देखिए, ब्रिटिश संविधान की बाइबिल इसे कहा जा रहा है। इसका मतलब काफी हद तक ये संविधान, ये जो वर्तमान संविधान है, इसको फॉलो करता है कि नहीं, राजा को कहीं ना कहीं एडवाइस से काम करना चाहिए। और आज भी इसको फॉलो किया जा रहा है। सम्राट है वहां, अनडाउटफुली अभी भी सम्राट है वहां पे, लेकिन फिर भी वहां पर अपने प्राइम मिनिस्टर और अपनी कैबिनेट वहां पर है। तो कैबिनेट जो है वो वर्तमान का ढांचा है और उस वक्त जो बात कर रहे थे वो बैरनों की बात कर रहे थे कि वो उसकी एडवाइजरी कमेटी रहेगी। तो इसका मतलब आप इस परिप्रेक्ष्य को समझें। ये एक वो समय था जहां पर हिंसा संभव थी लेकिन नहीं हुई, क्योंकि वहां के लोगों को ये एक्सेप्टेबल नहीं थे। वहां पर ये एक्सेप्ट किया जाता है कि जो भी परिवर्तन होंगे उसे स्वीकार कर लिया गया और ये एक विकास दर विकास चलते गए। तो पहला जो विकास का क्रम है वो 1215 से यहाँ शुरू होता है। आगे हम देखते हैं, एक और क्षण था, ये था क्षण अपना गौरवपूर्ण क्रांति का, जिसको हम अभी देखेंगे। जेम्स के शासनकाल में, ये राजा जेम्स है, इसके शासनकाल में राजाओं द्वारा संसद की अवहेलना का चरम पहुंच चुका था। अब देखो बच्चों, संसद का हम इससे पहले जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन संसद आ चुकी थी हमारी 1295 में, जो वर्तमान की संसद नहीं थी, लेकिन वो एक मॉडल पार्लियामेंट थी जिसको हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे।
अब संसद है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधि शामिल हैं, लेकिन वो है उसके बावजूद भी राजा निरंकुश राजा की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो राजतंत्र आए इसमें किसी राजा ने तो एक्सेप्ट किया कि ओके फाइन, उसे परामर्श लेना चाहिए, उसे जनता की बातें सुननी चाहिए, लेकिन कोई राजा ऐसा था, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जिसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं जी, मुझे तो अपनी ही चलानी है, अपने ही निरंकुश राज की तरह रहना है, और उसी में से शामिल था एक जेम्स। अब ये स्थिति भी ऐसी आ गई थी कि जब यहाँ पर अवहेलना शुरू करी तो संसदीय नेताओं ने बहुत सारा विरोध किया, क्योंकि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। वो एक वैधानिक संस्था थी, फिर भी उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा था, दरकिनार किया जा रहा था। तो ऐसे में उन लोगों का, उन नेताओं का राजा से काफी विरोध रहा, लंबे समय तक विरोध रहा, चरम पहुंच चुकी थी। फलतः राजा द्वारा संसदीय विरोध के कारण पद त्याग करना पड़ा और जाके फ्रांस में शरण लेनी पड़ी। अल्टीमेटली हुआ क्या कि उन संसदीय नेताओं ने जो पड़ोसी एक द्वीप था, छोटा सा द्वीप ऑरेंज, वहां की राजकुमार को इनवाइट किया कि आप आ जाइए, ऐसा करिए, फिर आप आ जाइए और आप हमारा ये राजपद संभाल लीजिए, क्योंकि ये जो हमारा राजा है ना, ये बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनता है। ऐसा हुआ और इसके कारण ये पद त्याग करना पड़ गया और उन्हें फ्रांस में ये शरण लेनी पड़ी। और ये सब कुछ, यहाँ भी हिंसा संभव थी। वो राजा को बुलाते और नो डाउट एक पद पे जब दूसरा राजा आके बैठता तो पहले राजा को तो किसी भी तरह हटाना ही पड़ता, वहां पर हिंसा भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये इससे पहले ही जेम्स जो है छोड़कर इंग्लैंड से अपनी राजगद्दी चले गए और ये चले गए फ्रांस में, वहां जाके शरण ले ली। और इसी को ही गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहा जाता है 1688 की। रक्तहीन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, कोई ब्लड नहीं, कोई खून नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई वहां पे, और ये क्रांति संभव हो पाई क्योंकि वहां पर, यहाँ पर ये स्थिति बनने के बावजूद भी, यहाँ पर ये क्रांति हो सकती थी, उसके बावजूद भी ये क्रांति नहीं हुई। तो ये दो ऐसे ऐतिहासिक पल रहे जब यहाँ पर ब्रिटेन में ये परिवर्तन को स्वीकार किया गया, परिवर्तन हुआ, कहीं पर भी कोई क्रांति का सहारा नहीं लिया गया। अब देखते हैं हम, ये हमारे विभिन्न परिप्रेक्ष्य थे जो हमें ब्रिटेन के संविधान के लिए समझने बहुत जरूरी थे। अब हम आराम से समझ सकते हैं कि हमारा आज का ब्रिटेन का संविधान, हमारी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था क्या है, इसका विकास कैसे हुआ धीरे धीरे, क्योंकि हमने उसको बाकायदा पूरी तरह से देखा, उसके भौगोलिक पक्ष को देखा, आर्थिक पक्ष को देखा, सामाजिक स्थिति को देखा, उसकी ऐतिहासिक स्थिति को देखा, लोगों की सोच को देखा कि किस प्रकार हैं ब्रिटेन के लोग, इसलिए वहां का संविधान ऐसा है। भारत का संविधान ऐसा है क्योंकि भारत की सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, ऐसे ही ब्रिटेन का संविधान ऐसा है क्योंकि ये सारी पृष्ठभूमि जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। अब हम बात प्रश्नों की कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये प्रश्न आपका मैग्ना कार्टा मैंने जिक्र किया था, इंपॉर्टेंट है। मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति और जॉन लॉक, जिसको अभी हमने नहीं पढ़ा है, की रचनाएं आदि सबने ब्रिटेन की किसको मजबूत बनाने में योगदान दिया है। मैग्ना कार्टा भी अधिकारों की बात कर रहा है, महान अधिकार पत्र है। गौरवपूर्ण क्रांति में भी संसदीय नेताओं यानी कि जनता के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करने की बात थी, यही क्रांति थी। संसदीय नेताओं ने कहा कि हमारी बात भी स्वीकार करनी चाहिए, और जॉन लॉक ने जो भी कथन, जो भी रचनाएं प्रकाशित की, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी को समाहित किया। अब आप बताइए, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है जो डेवलप हुआ? निरपेक्ष राजतंत्र। क्या ये राजतंत्र की बात कर रहा है? एब्सोल्यूट राजतंत्र, निरपेक्ष पूरी तरह से यहाँ पर एक राजतंत्र होना चाहिए। राजतंत्र प्रणाली ये कहता है जिसमें राजा ही सर्वे सर्वा है। या नृजातीय प्रतिद्वंदिता। नृजातीय का मतलब होता है छोटे छोटे कबीलों में जो बटे हुए लोग होते हैं उनके बीच में प्रतिद्वंदिता, दोनों के बीच में संघर्ष की बात, संघर्ष को मजबूत करते हैं क्या ये? या फिर ये संसदीय लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जनता के प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया जा रहा है? या फिर ये साम्राज्यवादी नीतियों की बात करते हैं कि मैग्ना कार्टा और गौरवपूर्ण क्रांति ने ब्रिटेन के साम्राज्य को विस्तृत किया? देखिए, बिल्कुल नहीं। आप अगर देखेंगे इसका आंसर संसदीय लोकतंत्र। कहीं पर भी साम्राज्यवाद की बात मैग्ना कार्टा और क्रांति के माध्यम से नहीं की गई, राजतंत्र को बल्कि सीमित किया गया, सीमित रूप से राजतंत्र को अपनाने की बात थी। उसी प्रकार से कबीलाई संघर्ष की कहीं कोई जिक्र मैग्ना कार्टा में नहीं था, कहीं कबीलाओं में कोई संघर्ष नहीं था। ये जो संघर्ष था ये राजा और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में था या राजा और संसदीय नेताओं के बीच में था। तो ये आपका संसदीय लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है यहाँ पर। अब जो मैग्ना कार्टा किस स्थान पर जारी किया गया, ये आपके अभ्यास के लिए प्रश्न है, आप इसको सॉल्व करें। रेनीमेड, सिसिली, ऑरेंज, विंडसर, छोटे छोटे जो द्वीप हैं, और ये है हमारा रेनीमेड नामक स्थान पर जारी किया गया। और कब किया गया? 1215 में, 15 जून 1215 ईस्वी को ये जारी किया गया। रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध किन दो पक्षों से था? ये जो क्रांति की स्थिति बनी थी, बोल तो रहे हम इसे क्रांति,
लेकिन वास्तव में ये रक्तहीन क्रांति रही। उसका संबंध किन दो पक्षों से था? राजा और पादरी के बीच में विवाद हुआ था, राजा और बैरन लोगों के बीच में विवाद था, या राजा और संसदीय नेताओं के बीच में, या राजा और उसके परिवार के राजकुमारों के बीच में। और ये था राजा और संसदीय नेताओं के बीच में। राजा और बैरन के बीच भी संघर्ष हुआ था, विवाद हुआ था, और ये तब जारी किया गया था मैग्ना कार्टा। और गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी जब राजा और संसदीय नेताओं के बीच में ये टकराहट हुई थी। राजपद की स्थापना किसके द्वारा हुई? ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। अब हम कल शुरू करेंगे अपना ब्रिटेन का संवैधानिक विकास। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जॉन सेकंड, जेम्स सेकंड, विलियम या एल्फ्रेड महान, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसके समय में ये राजा के पद की स्थापना हुई? एल्फ्रेड महान, जिसको हम जानते हैं यहाँ पर राजपद का उदय हुआ। 8वीं शताब्दी में ये राजा था और उसके बाद आज तक ये पद चला आ रहा है। तो ये था हमारा ब्रिटेन का विभिन्न परिप्रेक्ष्य, विभिन्न तरीकों से हमने देखा, ब्रिटेन को गहराई से देखा। अब हम जानेंगे ब्रिटेन का जो संविधान है उसका विकास कैसे हुआ, फिर हम जानेंगे संविधान के स्रोतों के बारे में। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, इस पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है जुड़ा हुआ। हर देश का संविधान हम तभी समझ सकते हैं जब हमें वहां की भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में पता हो। ऐसा ही हम भारत के साथ भी करेंगे जब हम भारत की राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो बच्चों। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।